हाँ भाई, नमस्कार। रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है कि करंट लग रहा है? सर मौज भी चल रही है, करंट भी लग रहा है, पढ़ रहे हैं करंट स्टडी। अरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। टाइम खराब नहीं करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न पे हमने बात करी थी कि रजिस्टिविटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस पे? टाइप्स ऑफ मटेरियल। और बहुत सारी बातें पिछली बार मैंने पढ़ी थी, आर बराबर रोएल बाई ए की पूरी पीएचडी कर डाली थी। फिर मैंने बताया रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसपे मैंने बताया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये बात आपको समझाई थी, इसी स्लाइड पर अपन थे। तब मैम ने बोला था इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना, हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की ज्यादा बातें करते हैं। अब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगेन दिमाग में सेट रखने वाली बात है, ध्यान से समझो अच्छे से। जब हमने देखा कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स कैसे वेरी करते हैं, तो एक बात याद रखें, समझें अच्छे से। तुम याद करो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2m/ne² टाउ रो का। हाँ, अब तुम एक बात समझो कि इसमें याद है टाउ वाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था दो टक्कर के बीच में। n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अरे हाँ सर, ये कुछ कहानियां याद है ऐसे टक 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 टक? हाँ सर। अब सोचो कि अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 2m/ne तो कांस्टेंट है, ये कैसे चेंज होगा भाई? 2 चेंज नहीं हो सकता, m चेंज नहीं हो सकता, n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वो चेंज नहीं हो सकता। और e तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी चेंज नहीं हो सकता, सब कांस्टेंट है। पर क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे सोचो क्या ज्यादा ताकत आ जाएगी पार्टिकल्स में? अरे हाँ सर, तो क्या जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे, कितने धीरे धीरे होंगे? बोलो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे कि धीरे धीरे होंगे? सर जल्दी जल्दी। तो बताओ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या था? दो टक्कर के बीच का टाइम। अरे हाँ, वैसे तो पता है जो होता है वो हमें रटना है, ये सिर्फ आपको फील कराने के लिए कर रहे हैं। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घट जाएगा। अब सोचो, टाउ अगर घट गया तो रो बढ़ जाएगा। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि भाई, हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो मटेरियल थोड़ा ढीला ढीला सा हो जाता होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती होगी। और सोचो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देख, रेजिस्टिविटी बढ़ गई और रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। ओ माय गॉड, ये प्रैक्टिकल बात है। ये कैसी बात है? प्रैक्टिकल बात है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो सेमीकंडक्टर में सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो बताऊं 2m और E कांस्टेंट है बस। n क्या था? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोचो, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन में क्या था? कुछ फ्री है, कुछ बाउंडेड है। अब सोचो टेम्परेचर बढ़ाया, अरे हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री। फिर मैं कह रहा हूं, जो देखा गया उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरी बनाकर। जो देखा गया, जो महसूस करा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ी की घटी है, तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। ऐसे सेमीकंडक्टर में भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटी की बढ़ी, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, वही बता रहे हैं बस। अच्छा, सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री, देयरफॉर n इंक्रीजेस, बट टाउ तो डिक्रीजेस। टाउ तो घटेगा ही भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो टक्कर जल्दी जल्दी होने लग गई, तो टाउ तो घटा पर n बढ़ा। अब in this factor of n dominates। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्यों सोचो कि अगर n घटा, n बढ़ा तो रेजिस्टिविटी, n बढ़ा तो रेजिस्टिविटी घटी, और टाउ घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो किसका फैक्टर डोमिनेट करा? इन दिस फैक्टर
ऑफ एन डोमिनेट्स, ये आपको याद रखना है। देयरफॉर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। ओ माय गॉड, याद रखनी है बात। अब ये बातें याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। जबकि हमें ऐसा लगता नहीं है कि मटेरियल तो थोड़ा ढीला हो रहा होगा, पर ऐसा ढीला मतलब थोड़ा सा स्लैगिश टाइप हो रहा होगा, पर ऐसा होता नहीं है भैया। रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर में और रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, इनकी रेजिस्टेंस घटती है। ओ हो। तो देखो सेमीकंडक्टर्स ना कंडक्टर्स की तरफ भागते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। अरे हाँ, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी घट रही है। हाँ, और सोच कंडक्टर ना वो सेमीकंडक्टर की तरफ भाग रहे होते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब ये याद रखने वाली कहानी है। अच्छा, ये बात समझ आई, बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर। ओके, अब देखो असलियत में मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या है। ये तो समझ गए ना हम, ये कहानी तो हम समझ गए ना, ये हमें समझ आ गया, ये हमें क्रिस्टल क्लियर। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये रो वेरी कैसे करती है कंडक्टर में। अगर सोचें या सेमीकंडक्टर में अपन सोचें तो बेसिकली ध्यान से समझो, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में वेरी कैसे करती है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया और एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करी गई। समझें उसको, देखो कैसे। मान लो एक, ये बात हमें समझ में आ गई, ये क्लियर है। मान लो कि एक कंडक्टर है जो किसी इनिशियल टेम्परेचर पर है रॉड, ठीक भाई। अब देखो उसका इनिशियल रेजिस्टिविटी रो आई है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई है। ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन टी इनिशियल से टी इनिशियल प्लस डी टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं डी टी, थोड़ा सा क्या बढ़ा देते हैं टेम्परेचर, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बढ़ाते हैं। बढ़ाया टी इनिशियल प्लस डी टी, इसे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा टी फाइनल। ठीक, तो डी टी क्या कहलाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये तो क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही रो फाइनल माइनस रो इनिशियल क्या कहलाएगा, डी रो। डी रो इज व्हाट, change in rho due to rho is what, resistivity due to change in dt. dt is what, change in temperature, change in dt। अच्छा, अब आप एक बात समझो, हमें ये समझाया गया और बताया गया कि ये लॉ फॉलो होता है। लॉ टाइप भी मान सकते हो तुम इसको। क्या लॉ, सुने कि जो चेंज इन रो होता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा चेंज हुआ है। लॉजिकल भी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतनी ज्यादा रो में चेंज होगी। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि चेंज इन रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रो के भी। इनिशियली क्या रो थी उसके भी प्रोपोर्शनल है वो। अच्छा, तो फाइनली प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो बोला गया कि डी रो इज नथिंग बट alpha rho I dt. Alpha is proportionality constant, or we can say it coefficient for thermal resistance. Oh, coefficient for thermal resistance. Oh my God, coefficient for thermal resistance. अरे हाँ सर, तो स्मॉल चेंज इन रो व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द रियलिटी। अच्छा, एक बात लॉजिकली समझ में आ रही होगी, रो आई पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो dt भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जो अल्फा होगा ना, लॉजिकली सोचो, अल्फा होगा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, तभी तो रो बढ़ेगा, और अल्फा होगा नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। अरे हाँ सर, तभी तो डी रो घटेगा सेमीकंडक्टर के लिए। ये कहानी दोनों के लिए वैलिड रहती है। खैर अभी तुम पॉजिटिव मान के कर लो, बाद में बस अल्फा को नेगेटिव कर देना, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। बाकी कहानी सब सेम रहेगी।
सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की कहानी नेगेटिव हो जाएगी बस, और कुछ नहीं चेंज आएगा। अच्छा, तो डी रो बाई अल्फा, डी रो बराबर अल्फा, और अल्फा है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे नाम दिया गया कोफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो तो इसकी यूनिट होगी पर डिग्री, ध्यान से देखो तो डी रो रो आई सेम हो गया, इसकी यूनिट होगी 1 टेम्परेचर, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये 10⁻², 10⁻³ ऐसे नाचता है। खैर अभी उसकी वैल्यू पे अपन नहीं जाते हैं, बात को समझो। अब सोचो, अगर मैं किसी रॉड को सोचूं ऐसे टी इनिशियल टेम्परेचर रो इनिशियल से उठाकर टी फाइनल और रो फाइनल तक ले जाता हूं, और ये टी फाइनल अच्छा खासा चेंज है, dt चेंज नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज। अरे हाँ सर, सिग्निफिकेंट चेंज, तो रो फाइनल क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इसे इंटीग्रेट करें, स्मॉल चेंज इन रो, स्मॉल 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 करके क्या रो फाइनल बन जाएगा? अरे हाँ, पर वो रो इनिशियल से वेरी कर रहा है, तो देखो इसे लिख सकते हैं डी रो बाई रो इक्वल टू अल्फा डी टी। क्या है रो इनिशियल, इनिशियल पर डिपेंड करता जाता है। अरे हाँ, तो मान लेते हैं कि बीच में किसी समय पर, ध्यान से समझो, टेम्परेचर इसका रो हो गया रो, और ये जा रहा है टी से टी प्लस डी टी। तो क्या इस जगह से इस जगह पहुंच रहा है, तो क्या है छोटी सी जगह के लिए लिख सकते हैं डी रो इक्वल टू अल्फा रो डी टी। अरे हाँ, अब रो भी वेरी कर रहा है समय के साथ, टक 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 टक, टेम्परेचर के साथ टक 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 टक। अरे हाँ, तो डी रो बाई रो इक्वल टू अल्फा डी टी। लिमिट लगाइए, टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल, रो लगाइए रो इनिशियल से रो फाइनल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 रो? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 रो इज डी रो बाई रो, 1 रो इज व्हाट, इज ln रो। तो ये आया ln रो फाइनल बाई रो इनिशियल। ध्यान से समझो, तो अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। और हाँ सर, ध्यान से सोचो, तो रो फाइनल इक्वल टू, ये इक्वेशन सही बताऊं तो रियल इक्वेशन है, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। अरे हाँ सर, ये कहानी जो सुनाने वाले ना किताब से समझ नहीं आती, किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, समझ ही नहीं आता। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। ओ हो, अब ध्यान देना, अल्फा की जनरल रेंज 10⁻², 10⁻³ ऐसी होती है, और जो हम टेम्परेचर वेरी करते हैं और जो हम जनरली डेल्टा टी लेते हैं वह लेस देन 100 डिग्री ही होता है। मतलब डेल्टा टी 100 डिग्री का वेरिएशन से ज़्यादा नहीं लेते ना हम। नॉर्मल लाइफ में क्या लेंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, बस नॉर्मली ये लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो सोचो अल्फा डी टी इज अ स्मॉल क्वांटिटी। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझ आएगा। इज ए स्मॉल क्वांटिटी। हम जानते हैं कि e की पावर x is approximately 1/x if x is small। यह आपको पता होना चाहिए। e की पावर x, वैसे तो e की पावर x का एक्सपेंशन लंबा होता है, 1 + x + 1/2 + x² 2 इस तरीके चलता है वो आगे। और हाँ, पर अगर x छोटा हो 1 के कंपैरिजन में तो स्क्वायर और छोटे होते जाते हैं, तो इसे अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 1 + x। तो अगर ऐसा सच्चाई है तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर
रो इनिशियल या रो इनिशियल को रो नॉट लिख लो, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे हाँ सर, ये फॉर्मूला तुम किताबों में देखोगे, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब याद रखना कि अगर कंडक्टर है तो अल्फा पॉजिटिव है, और अगर सेमीकंडक्टर है तो अल्फा नेगेटिव है, तभी तो रो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाएगा कंडक्टर में, और अगर सेमीकंडक्टर है तो घट जाएगा। ये ध्यान रखना बस। तो बोला होगा कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, तो आपको अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लेना है। पहले बताओ क्या यहां तक की कहानी समझ आई? उलझन वाली कहानी होती है थोड़ी, बच्चों समझ नहीं आता क्या लगाना है, पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से यहां पहुंच गए, ये फॉर्मूला तुमने सुना होगा, पर याद रखना इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पर कब पहुंचे। ये अजम्पशन है जो 90% टाइम वैलिड रहता है, पर सोचो अगर नहीं वैलिड हो तो बेसिक पे जाना पड़ेगा। रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। ओ माय गॉड, मैं इसमें थोड़ा और उलझाऊंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बातें सुनना। पहले बताओ, जो मैं बोला क्या चमका, या प्राण प्रखेरु उड़ गए या बच गए? बोलो भाई, बचे कि रह गए? सर रह गए। सर अच्छा लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर सही लग रहा है सर, यहां तक तो समझ आया सर। उतार लो ये सब कि अगर हमें ऐसा करना हो तो ऐसा करना पड़ेगा, हमें कहानी समझ आनी चाहिए, ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए एज इट इज। कई किताबों में इसका ऐसे आपको ग्राफ भी बनवा के दिखा सकते हैं। कह रहे हो ठीक है छोड़ो, उससे को लेने देना नहीं। क्या मतलब, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना आता है ना? हाँ आता तो है। खैर चलो आ जाओ, बोलो क्लियर? हाँ सर बहुत बढ़िया सर, यहां तक बात समझ आई सर। आगे चलो, देखो रे भाई, अरे भाई देखो, ये हो गया रो आई बराबर रो नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब समझे है ना? अच्छा, मैं तुम्हें ना इस कहानी को पूरा ढंग से समझाता हूँ, अच्छे से समझे, अच्छे से। अब समझो एक्चुअली क्या होता है कभी कभी कि आप ऐसा समझो कि रियल कहानी पता है क्या थी। देख तू अगर रियल देखो ना, तो रियल जो इक्वेशन थी पीछे देखो, ये थी जिससे अपन सब कुछ करा। अरे पीछे चल, ये वाली रियल, ये थी कहानी। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान समझ कैसे। डी रो बाई रो इक्वल टू अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, रो इनिशियल से रो फाइनल। अब तुम ध्यान सुनना, तुमने करा क्या, तुमने लिखा ln रो फाइनल बाई रो इनिशियल, इसमें कोई गलती नहीं थी। यहां पे तुमने अल्फा डी टी में अल्फा को बाहर ले लिया क्योंकि तुमने अल्फा को कांस्टेंट मान लिया। अरे कभी 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 ऐसा होता है कि अल्फा भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और अच्छा, अल्फा भी किस पे डिपेंड कर जाता है? टेम्परेचर पर। अब सुनना, थोड़ा डरा रहा हूं पर कंफ्यूज मत होना। आप सोचो अगर ऐसा है तो पता है रियल फॉर्मूला क्या है? टी इनिशियल टी फाइनल अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू डी टी। ऐसा हो सकता है ना? तो देखो रो फाइनल का रियल फॉर्मूला क्या हुआ, रो इनिशियल ई की पावर इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा टी डी टी। सही बताऊं तो ये रियल फॉर्मूला है जिसमें कोई अजम्पशन नहीं है, नो अजम्पशन। हालांकि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब लगाओगे? जब अल्फा भी टेम्परेचर का फंक्शन हो। और हाँ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचो कि अगर अल्फा कांस्टेंट हो, ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप, तो क्या रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर, जब अल्फा कांस्टेंट। अब सोचो
अल्फा, ध्यान से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, अगर अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा भी कांस्टेंट हो, प्लस अल्फा डी टी स्मॉल हो, ये भी एजम्पशन है, तो क्या ये कन्वर्ट हो गया, ध्यान से सुनना, ये कन्वर्ट हो गया रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो सबसे ज्यादा काम आता है। अरे हाँ, तो सोचो जब आपने रो फाइनल जो किताबों में लिखा होता है ना, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो तब वैलिड है जब अल्फा कांस्टेंट हो और अल्फा डी टी छोटा भी हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोचो ऐसा हो, कैसा, ध्यान से समझो, कि अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हो पर इंटीग्रेशन टी इनिशियल टी फाइनल अल्फा डेल्टा टी स्मॉल हो, इज स्मॉल, तो सोचो क्या होगा। तो लिखेंगे रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू डी टी। अरे हाँ, तो देखो एक ही फॉर्मूले के चार हिस्से अलग अलग जंक्शन से, कि अल्फा एक ये जंक्शन है बस, अल्फा डी टी वाला, तो ये क्या, ये चारों कहानी समझ आई है। सबसे ज्यादा ये यूज आएगा 90%, 8%, 2%, 0%, ऐसे यूज आते हैं ये, पर कहानी समझ आनी चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, तो ये फॉर्मूले डरो मत इनसे, कुछ कौन सा कब अप्लाई करना है क्लियर होना चाहिए। अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दे दे तो ये करेंगे, अगर अल्फा डी टी कुछ नहीं बोला और कौन अल्फा की वैल्यू छोटी दे रखी है तो अल्फा डी टी छोटा ही आएगा, तो फिर ये लगा लेंगे, 8% ही काम आता है, और कुछ नहीं दे रखा है, सब छोटा छोटा है, अल्फा भी कांस्टेंट है तो वो वाला लगा लेंगे, बेसिक पे जाना है तो वो लगा लेंगे, सिर्फ अल्फा कांस्टेंट है और अल्फा डी टी छोटा नहीं है तो ये लगा लेंगे। अरे हाँ सर, पक्का ध्यान से देखो, ये कहानी ये किताबों में नहीं मिलेगी, यह अनुभव से आती है। किससे आती है? अनुभव से। इसलिए ध्यान दो इन बातों पर, ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ करोगे। सवाल तो मैं करा दूंगा, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई नहीं, सवाल को अटकता भी नहीं है उसमें। अगर बात समझ में आ जाए तो सवाल अटकता नहीं है, पर बुद्धि चलनी चाहिए, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, चारों बातें समझ आ रही है। प्राण निकल गए कि बच गए? सर बच गए। समझ आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? आ जाओ भाई। ओहो, ये तो हम समझ गए सर। हो, ये देखो, ये देखो, फॉर सेमी फॉर्मूला आर सेम बट अल्फा इज नेगेटिव। अब ये क्या लिखा हुआ है सर? ये क्या है? ध्यान से समझ। जब हम लिखते हैं रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी कंडक्टर के लिए, अच्छा, तो ये लेंथ L, ये एरिया A, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस क्या होती है? रो L बाई A। तो आप क्या कहते हो? मल्टीप्लाई बाय L एंड डिवाइड बाई A, तो रो L बाई A, रो नॉट L बाई A, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो R फाइनल इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत आसानी से तुमने ये बात लिख दी, पर तुम याद करो कि जब किसी कंडक्टर का ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब कोई कंडक्टर का ऐसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ध्यान दो, तो उसके लेंथ में भी बदलाव आता है। ये L प्लस डेल्टा L होता है। ये अगर एरिया A है तो ये A प्लस डेल्टा A होता है। और ये रो इनिशियल, ये रो फाइनल,
ये आर इनिशियल, ये आर फाइनल। आपने जब ऐसा लिखा तो हमने डेल्टा एल और डेल्टा ए थर्मल एक्सपांशन को कंसीडर नहीं करा, उसकी जरूरत भी नहीं है। पर याद रखना, ये याद रखना कि चेंजेस इन लेंथ एंड एरिया इज नेग्लिजिबल इफेक्ट as compared to rho, effect as compared to rho में जो बदलाव आता है उसके कंपैरिजन में L और A का बदलाव नेग्लिजिबल होता है। प्रैक्टिकल बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी ऐसे रिलेशन याद आए थे, याद करो। L बराबर, बिल्कुल ऐसी कहानी सुनाई थी अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसी ने पढ़ा है 11th में मेरे से, तो L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही कहानी थी। उसमें जो अल्फा आता है वो होता है कोफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन। वो अल्फा नाचता है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6 में, उसका अल्फा काफी छोटा होता है इसके अल्फा के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर उसको कंसीडर नहीं करते। पर वो होता नहीं है ऐसा नहीं है, पर हम उसे कंसीडर नहीं करते, इसलिए डायरेक्ट इससे ये लिख लेते हैं। ये अगर कोई अच्छी बात पूछे तो अपने को समझ आना चाहिए कि हाउ वी हैव कन्वर्टेड अवरसेल्फ फ्रॉम आर टू आर, रो टू आर, एंड व्हाई वी हैव नॉट टेकन the effect of expansion of L and A, because the effect of expansion of L and A has negligible effect in comparison to change in rho. In comparison to change in rho, that is why we have not considered it. Oh my God! शानदार जानदार बातें बता रहा हूं मैं, उस बात का प्रूव भी करा सकता हूं, पर मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं। जो मैं बोला क्या चमका, हाउ वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम रो टू आर। लिखने में मैं इतना सा लिख सकता था, पर रियल कहानी बैकएंड पे कुछ और भी है जो मैंने आपको समझाई है। अरे बोलो भाई, अरे प्राण प्रकेर उड़ गए? नहीं सर, बच गए। बात सर समझ आ गई, अच्छी भी लग रही है। आ जाओ, अच्छी लग रही है तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। अच्छा, a copper rod has a resistance of 10 ohm at 10 degree centigrade. What will be its resistance at 50 degree centigrade? सिंपल सवाल, शर्म आ गई? कर दो भाई। 10 डिग्री पे 10 ओम था, 50 डिग्री पे क्या होगा? इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, करके बता दो भाई। अरे हाँ हाँ, नहीं करोगे? करेंगे सर, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करके बताओ तो फटाफट, करके बताओ फटाफट। हाँ सर, कर देते ना सर, ऐसी क्या बात करी सर, आप नाराज क्यों हो? करो करो तो फिर फटाफट कर दो। ओ हो, सिंपल फॉर्मूला है भैया। आर फाइनल, आर इनिशियल कितना? 10, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, डेल्टा टी इस कितना? 40। आंसर जो भी आएगा आ जाएगा। ध्यान से देखो तो 10, ये अपना हो गया, ये 0, ये 0, 10 टू द पावर -2, 2 4 जा 8, तो 1 प्लस 0.08। हाँ सर, सही कर रहा हूँ ना? 10 टू द पावर -2, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 0.08, तो ये हो गया 10 इंटू 1.08, और हाँ तो 10.8 ओम। अरे सही कर रहा हूं क्या? सिंपल फॉर्मूला लगाना है भैया, वो ऐसे ही करा दिया ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। डरना मत। कहानी तो सही बताऊं, अब सवाल नहीं टिकेगा, तुमने मेरी बात ध्यान से सुन ली है तो। अब तो सिर्फ छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस कराऊंगा मैं आपको, पर उस बात को फील करना है एकदम ढंग से। टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे आता है, क्या बात क्लियर है? अरे सोच लो। चलो तो आगे चलो, देखो अल्फा नेगेटिव ले लिया भैया। नेगेटिव क्यों लिया? वही, अगर अपना सेमीकंडक्टर है तो अल्फा कैसा हो गया? नेगेटिव। कर दो भाई, शर्म आ गई यार, फटाफट कर दो, शर्म आ गई। अल्फा नेगेटिव ले लो, उसमें क्या है? चलो भाई, मैं नहीं बता रहा, खुद करो, खुद करो, आंसर देख लो बस। ओ हो, शर्म आ गई।
अरे सेमीकंडक्टर अगर है तो अल्फा क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। बहुत बढ़िया साहब, आनंद आया साहब। अब देखो मैं तो कह रहा हूं अल्फा वेरी कर रहा है। अच्छा, सो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो भाई। इफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस इज R नॉट। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो भाई, R फाइनल इक्वल टू R नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन T इनिशियल से T फाइनल, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू dt। और हाँ, अल्फा वेरी कर गया ना तो यही वाला लगेगा। कुछ नहीं दिया हो तो अल्फा dt को तो छोटा ही मानना है, वो रो वाला नहीं लगाना है, e की पावर वाला। अच्छा करो, अरे कर दो, अरे तुम कर सकते हो। अरे यार इंटीग्रेट ही तो करना है, करना क्या है। अब कभी कभी वो चाहेगा तो ये और b की वैल्यू भी दे देगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, पर कहानी तो वहीं की वहीं है, कहानी तो वहीं की वहीं है। और हाँ, तो R फाइनल इक्वल टू R नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन T इनिशियल, तो लिख लो भाई R नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी, AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब इंटू dt, लिमिट T इनिशियल से या 0 डिग्री से जो भी रखनी हो रख लेना, T इनिशियल से T फाइनल। बोलो क्लियर। हाँ सर, अब करते रहना जो भी तुम्हें करना है। 1 प्लस AT स्क्वायर, AT क्यूब बाई 3 प्लस BT की पावर 4/4। अरे सही बोल रहा हूं क्या, अरे हाँ ना बोलना। अब कुछ नहीं, टाइम पास था ये, बेसिक इंटीग्रेशन था, ठीक है आ जाता है। अब वैल्यू दे रखी तो वैल्यू में कर लो यार। अरे पक्का, कहानी में सिखा चुका हूं आपको, कहानी में आपको सिखा चुका हूं। इसका एक ना प्रैक्टिकल सवाल है जो बहुत काम आता है, उसे ध्यान से सुनना, वो काम आता है, ध्यान सुनना, प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आता है, वो आ गया ये रहा। ऐसे समझो जैसे मान लो अपन ने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया अभी कमरे में, अब ठंड में बनाया, टेम्परेचर हो रहा था 2 डिग्री, ठीक। अब गर्मी आ गई, टेम्परेचर पहुंच गया 50 डिग्री। क्या उस पूरे इंस्ट्रूमेंट की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी? क्योंकि भाई साहब उसकी रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई। उसमें मान लो हमने रेजिस्टेंस ली थी कोई भी सेटअप में, तो उसकी रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी। 2 डिग्री से 50 डिग्री, इतना वेरिएशन तो होता है, हो सकता है। टेम्परेचर 50 डिग्री, जैसे हमारा कोटा में भैया 2 डिग्री तक भी चल जाता है, 3 डिग्री तक भी चल जाता है, और भैया उधर 50 डिग्री तक भी चल जाता है जब गर्मी आती। कितना वेरिएशन आ गया। हाँ, तो सोचो जो आपने रेजिस्टेंस कहीं लगाई होगी उसकी तो बहुत वेरिएशन कर जाएगी। तो हमने जो सेटअप बनाया होगा तो पूरी रीडिंग चेंज हो जाएगी, उसमें सब खराब हो जाएगा, उसकी तो रेजिस्टेंस शायद काफी वेरी कर जाएगी। अरे हाँ, तो हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ऐसी रेजिस्टेंसेस चाहिए होती हैं जो टेम्परेचर बदलने पर चेंज ना करे। क्या एक रिक्वायर्ड चीज़ है, ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट या हमारी चीज़ खराब ना हो, वो उसी तरीके से काम करे जैसे हम चाहते हैं। उसका एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। मान लो आप 2 रॉड लो, लेंथ L, एरिया A, ये अलग मटेरियल रो A, ये अलग मटेरियल रो अल्फा A। रो A रो B उनकी रेजिस्टिविटी है, और अल्फा A अल्फा B उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है। उनको बोला, इन दोनों को जोड़ दिया, और बोला गया ऐसे जोड़ा कि इनकी जो मटेरियल्स हैं इनके रो A अल्फा A रो B अल्फा B में क्या रिलेशन हो कि इनको जोड़ने पर जो R इक्विवेलेंट बने, R इक्विवेलेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ, शुड बी, क्या ये प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। मतलब जो इन दोनों का, जो पहली रॉड है उसका भले रेजिस्टेंस चेंज हो, जो दूसरी रॉड हो उसके बाद चेंज हो, पर जो उनका इक्विवेलेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही से काम करेगा। क्या ये हमारी चाहत है? क्या ये काम की बात भी है? हाँ, इसलिए सवाल प्रैक्टिकली आ सकता है, क्योंकि ये काम की बात है, बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए होता है, ऐसा हमें चाहिए होता है, इसलिए बिल्कुल काम की बात होती है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, अब सुन, इस रॉड की इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी, रो A L बाई एरिया A प्लस उसकी रो B L बाई B, ये इनिशियल रेजिस्टेंस थी। सोचो इसकी फाइन, अगर टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ा दिया गया तो सोचो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हुई, रो A
L बाई ए 1 प्लस एल्फा ए डेल्टा टी। अरे हाँ सर, इसकी कितनी हो गई, रो बी L बाई ए 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। उसने बोला कि आर इक्वलेंट, जब इनको ऐसे सीरीज में जोड़ा तो आर इक्वलेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तो इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट बराबर होनी चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए। तो L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए, अगर हमने L L L A सेम ले लिया तो ये सब कट गया। तो देखो रो ए प्लस रो बी इक्वल टू रो ए प्लस रो ए एल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल्फा बी डेल्टा टी। रो ए रो बी ने मार दिया, रो ए एल्फा ए प्लस रो बी एल्फा बी इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। लॉजिकली सोचो, ये 0 तभी हो सकता है जब एक कंडक्टर हो और दूसरा सेमीकंडक्टर हो। अरे हाँ, क्या हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को मिलाकर ऐसा सेटअप बना सकते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को मिलाकर ऐसा सेटअप बना सकते हैं जिनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहे, और ये बात हमारे काम की है। ये रिलेशन होल्ड कर गया तो भैया बात समझ आ गई। बोलो, सोचो, इसमें एक अल्फा पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, रो तो नेगेटिव है नहीं, तो एक अल्फा पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर, तभी ये 0 होगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। तो ये वेरिएशन था किसका, टेम्परेचर के साथ। किसका, ये जोड़ लिया, ये आ गया आंसर। सही आया क्या, देखा तो, हो, अरे हाँ, रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0। अरे हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब शुरुआत होगी सर्किट थ्योरी की। अच्छा सर, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो अपन ऐसा समझो कि उसमें थ्योरी ज्यादा थी और एप्लीकेशन कम थी। अब जो पढ़ेंगे उसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है पर एप्लीकेशन प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज्यादा सर्किट सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा। तो मैं प्रयास करूंगा हर एक वैरायटी का आपसे एक एक दो इलस्ट्रेशन आपको कराऊं ताकि आपको फील आती जाए। तो सर्किट थ्योरी में बहुत सिंपल सी बातें जो अपने को याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल याद करो। मैंने एक बात बताई थी, क्या बताया था, याद करो कि जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है पर उनमें करंट दौड़ता है। ये बात मैं बता चुका हूं। और याद करो, मैंने एक बात और बोली थी कि जो सिंपल सर्किट होते हैं उनमें आप एक तरफ 0 मान सकते हो। बैटरी के इधर अगर 2 है तो इधर कितना होगा, ये मैंने आपको लिखना सिखाया था। हाँ सर, तो पूरे सर्किट में एक जगह 0 मान सकते हो, क्योंकि एक जगह 0 मानने से पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, और पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता और करंट पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पूरे सर्किट में आप एक जगह 0 मान सकते हो। इन 2 नियमों का पालन आप करेंगे, इन 2 नियमों का पालन आप करेंगे। बिल्कुल बेसिक सिंपल से चालू करता हूं, ध्यान से देखो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। लो भाई, अरे चल भाई। तो नो पोटेंशियल ड्रॉप इन कनेक्टिंग वायर, टेक 1 पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट V इक्वल टू 0। मान लो सबसे सिंपल सर्किट जिसका आंसर आप 10वीं में भी जानते हो, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, जोड़ी गई है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। बताइए 2 ओम से कितना करंट निकलेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप जानते हो वैसे आंसर 5, पर फिर भी बेसिक तरीके से करने का। एक तरफ 0 मान लो, यहां 0 वोल्ट तो यहां भी 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट तो ये बड़ा डंडा, 10 माइनस 0 10, यानी कि यहां 10 तो यहां भी 10। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया, 10 वोल्ट। ओ हो, तो करंट कितना बहेगा, V इक्वल टू IR, यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। मतलब सर्किट में करंट बह रहा है 5 एम्पियर। बिल्कुल आसान सवाल, सिंपल सवाल, कराते हुए शर्म आ गई, आपको भी शर्म आई होगी, पर ऐसे अपने को करना आना चाहिए।
सर्किट को सॉल्व करने का बेसिक तरीका सबसे पहले जीरो मानो। सर कहां माने? कहीं पे भी मान सकते हो। धीरे धीरे आपको समय के साथ पता पड़ने लगेगा कि किस जगह जीरो मानने से सवाल आसानी से हो जाता है। और अपने मन मंदिर में एक बात बिठा लो कि जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं, तो किसी एक जगह जीरो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें सवाल सॉल्व करने में कन्वीनियंस होती है। हाँ सर, और ये पोटेंशियल वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कि यहां पर इतनी एनर्जी, इतना चार्ज रख दो 1 कूलम तो इतनी एनर्जी मिलेगी, वो वाली बात है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ठीक सर, बहुत सिंपल सवाल सर, इसमें क्या है सर? लो तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं। चल जा भाई, खुल जा जिम। ओहो, ये चल क्यों नहीं रहा है? लो भाई, मैं कह रहा हूं एक और थोड़ा अच्छा सर्किट ले लेते हैं। देखो 2 ओम 2 ओम 2 वोल्ट 10 वोल्ट 4 वोल्ट, 3 बैटरी 2 रेजिस्टेंस। आपसे पूछा गया कि बताइए, मैं कराऊंगा इस सवाल को, कि दोनों 2-2 एम में कितना करंट है, या सर्किट में सब जगह I1 I2 I3 क्या है? ओ हो, कुछ नहीं। एक जगह सर ने बोला जीरो मान लो, बढ़िया बेहतरीन जगह दिख रही है, जीरो की है। 0 0 0। अच्छा, जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं ना, कि जो भी क्लास में मेरी इच्छा होती है वैसे मैं बनाता जाता हूं, उनके हमने पीपीटी में डाल दिए। ये कोई फिक्स्ड इलस्ट्रेशंस नहीं होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। समय के साथ आपको बात समझ में आने लगेगी कि सर भी सवाल कैसे बनाते हैं। ओके, तो 0 0 0। ओहो, देखो यहां 0 तो यहां पे कितना? ये 0 तो ये 4 वोल्ट, बिल्कुल ये हायर ये लोअर। ये 0 तो इधर -2 वोल्ट। माइनस क्यों भाई? छोटा डंडा उधर है, और हाँ ये बैटरी के इधर उधर लिखना आना चाहिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये 0 तो ये 10। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लेफ्ट वाले 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट। अरे कितना आ गया? 12 वोल्ट। 12/2 6 एम्पियर। 10 में से 4 गया 6, 6/2 3 एम्पियर। और हाँ सर, राइट वाले 2 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस था 10 - 4 यानी कि 6, 6/2 इस 3 एम्पियर। तो इधर आया 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। अच्छा, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। एक बात मान लो, बैटरी में इधर से घुसा 3 एम्पियर, तो कंफ्यूज मत हो ना, इधर से भी 3 ही निकलेगा। बैटरी एनर्जी देती है, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा नहीं देती है। तो अगर बैटरी में 3 एम्पियर घुसेगा तो 3 ही निकलेगा, चाहे वो छोटे डंडे से घुसे चाहे वो बड़े डंडे से घुसे। ऐसे मत करना कि सर छोटे डंडे में घुसा 4 एम्पियर करंट, उधर से निकल गया 100 एम्पियर करंट। ऐसा नहीं होता, वो एनर्जी देता है, वो चार्जेस की संख्या को नहीं बढ़ाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो भैया इधर से आया 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, इधर से आया 6, इधर से आया 3, इधर कितना गया 9 एम्पियर। तो यह आया 9 एम्पियर। सब कुछ सही बैठ रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, सर दिखने में सवाल टफ लग रहा था, पर सर सवाल तो सॉल्व हो गया। हाँ, टफ भी होगा धीरे धीरे समय के साथ। पहले देखो हो गया ना सवाल, 0 मानो चालू हो जाओ, 0 मानो चालू हो जाओ। आंसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप उस तक पहुंचो, आप भी सफलता का स्वाद चखो। ओ माय गॉड सर, आप तो पढ़ाते पढ़ाते फिलॉसफी करने लग जाते हो सर, भावुक हो जाते हो सर आप। अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, लो भाई आ गया 9 - 3 उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए उसमें से कोई खास बात नहीं। चलो भाई आ गया भाई। ओ हो फाइंड द करंट। ओ हो, दिल वाला सवाल। लो भाई, दिल वाला सवाल बना दिया तुम्हारे लिए एक। लो भाई, दिल वाला सवाल। फिर मैं कह रहा हूं क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो ऐसे खूब सारे सवाल बनाते रहता हूं। उसमें क्या है, जब तक बच्चे को नहीं आए तो यहां पे मैं आपको इलस्ट्रेशन उसी हिसाब से ले रहा हूं। ठीक भाई, तो भैया अपन ने ऐसे इलस्ट्रेशन ले लिया, दिल वाला सवाल। सर्किट तो कैसे भी जोड़ सकते हैं। फिर से सवाल वही, 0 मानो चालू हो जाओ। अरे बोलो भाई, 0 मानो चालू हो जाओ, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अच्छा सर, ट्राई करो तुम, ट्राई करो फटाफट। अरे ट्राई करो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ, ट्राई कर सकते हो। अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई। अच्छा सर देखो, यहाँ 0 मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ 0 तो सर यहाँ -6 बिल्कुल सही, यहाँ 0 तो यहाँ 4 बिल्कुल सही, यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ 8, तो यहाँ भी 8। और यहाँ क्योंकि कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता
करंट की डायरेक्शन देख के भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान से सुन लो पहले। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत। कहाँ गया? अरे हाँ सर, अब देखो इस वाले 2 ओम के अक्रॉस देखो तो इधर 8 इधर -6। अरे हाँ, इधर 8 इधर -6, डिफरेंस आया 14/2, करंट बहा 7 एम्पियर। इस वाले पे देखो तो इधर 8 इधर 8, 8 और 4, 8 और 4 माइनस नहीं है वो, यहां का पोटेंशियल है वो 4। और हाँ सर, तो यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट, वहां का 8 वोल्ट, डिफरेंस आया 4 वोल्ट, करंट आया 2 एम्पियर। कैसे? अच्छा, करंट की डायरेक्शन कैसे पता पड़ती है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कंफ्यूज नहीं होना, बात बिल्कुल छोटी छोटी। करंट कितना? 2 एम्पियर। अरे हाँ, अब सोचो 2 एम्पियर इधर से आया, बिल्कुल आया सर। इधर से कितना आया सर? 7 एम्पियर। तो इधर कितना गया होगा सर? 9 एम्पियर। 9 एम्पियर, 9 एम्पियर आया, 7 इधर 2 इधर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो समझ आया क्या? प्रैक्टिस करा रहा हूं फटाफट फटाफट, ताकि तुमको फील आने लगे। देखा तो आंसर सही आ गया क्या? अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। एक और अब तुम करोगे, डरना मत, करो फटाफट। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, करते चलो, बढ़ते चलो, सवाल करो, फटाफट बनाओ, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। सर आ ही नहीं रहे हमारे, तो कम ज्यादा क्या करेंगे, आ जाओ। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, चलो भाई आओ। यहां 0 मान लो, यहां 0 तो यहां कितना सर? 4। यहां भी कितना सर? 4। यहां 0 तो यहां कितना? 10। ये जो I1 I2 की डायरेक्शन ऑफ करंट फैली हुई है, उससे तुम कंफ्यूज मत होना एकदम, ठीक है? ये 4 बिल्कुल सही चल रहा है सर। ये 0 तो सर ये -6। ओके, बिल्कुल सही सर, सही लग रहा है सर। अच्छा, अगर ये 0 और ये 10, अच्छा ये 10 तो ये भी 10, लिखना पड़ता है ऐसे। ये 0 तो ये 0 तो ये -2, ये 0 ये 10 ये 10 ये 10, तो इसमें से 4 घटा दो। हाँ घटेगा ना, तो इसमें से 4 घटा तो 6 वोल्ट। अरे हाँ सर, देखो सभी पॉइंट्स पर क्या अपन ने पोटेंशियल लिख लिया है। हाँ सर, लिख लिया है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो ये 6 वोल्ट या -6 वोल्ट, इधर ये 6 वोल्ट या -6 वोल्ट, क्या डिफरेंस हुआ? 12। करंट बहेगा हायर से लोअर, 12/2 6 एम्पियर। इधर से आया 6 एम्पियर, टिक 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है इधर से निकला होगा 6 एम्पियर। हाँ सर बिल्कुल। अब सुनो, इधर 10 वोल्ट देखना, यहां पे 10 वोल्ट है, इस वाले पे 10, ये 2 वोल्ट के इधर घटा होगा ना, तो ये 8 वोल्ट रहा होगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओ हो। तो 8 और 4 डिफरेंस कितना सर? डिफरेंस 8 और 4, 4/2 2 एम्पियर। फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर इधर से आया, बहुत बढ़िया। इधर देखो 10 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, डिफरेंस 12, करंट बहा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर। तो इधर से आया 6 एम्पियर 6 एम्पियर 2 एम्पियर, 14 एम्पियर इधर गया, 14 एम्पियर से 6 इधर गया, 6 इधर गया, 2 इधर गया। परफेक्ट कहानी। दिखने में डरावना सवाल, पर अगर सोचो तो ये सर्किट अपने आप में ही सॉल्व हो जाता है। फंडा है 0 मानो, चालू हो जाओ। अरे हाँ सर, 6 2 6, यही तो आंसर आ रहा था I1 I2 I3 का। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, तुम ऐसे मत सोचो इन्होंने पहले वो मार्किंग कर रखी है एरो की, वो नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचोगे पोटेंशियल और फिर याद रखोगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके
फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। एक और सवाल लो भाई, तुम्हारे लिए सवाल आए जा रहे हैं, देखो करो करो करो, कर सकते हो। अब कहां जीरो मानना है तुम्हें पता पड़ रहा होगा, यहां जीरो मान लो सब लोग और चालू हो जाओ और आंसर सही निकालना, कसम उड़ान छल्लेगी। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। काफी सारी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, फिर भी ये सर्किट अपने आप बहुत सारी मैं करा दूंगा। उसके बाद भी तुम्हें और प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलेंगी, उससे बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। ये 0 0 0 कहां से आया 0? तो 0 0 0, ये 0, ये 4 वोल्ट, ये 0 0 0, ये 4 वोल्ट। अरे हाँ, ये 0 तो ये फिर 4 वोल्ट। अरे हाँ सर, अच्छा ये 0, ये 4, ये 4 तो ये 4 घटा तो ये 2 घटा तो ये 2 वोल्ट। अरे हाँ सर, अच्छा ये 4, ये तो 0 ही है। I1 की वैल्यू ध्यान से देखो तो दिखाई देगी 4 माइनस 0 बटे 2 यानी कि आया 2 एम्पियर। 4 माइनस 4 बटे 0 2 यानी कि 0। 2 माइनस 0 बटे 2 यानी कि 1 एम्पियर। तो I1 I2 I3 इधर से आया कितना 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर गया ही नहीं कुछ, तो इधर का इधर ही 2 एम्पियर आ गया पूरा। अरे हाँ सर, इधर गया ही नहीं ना कुछ भी। अच्छा तो 2 एम्पियर आया, इधर से कितना आया 1 एम्पियर, तो ये कितना रहा होगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर यहां से आया, इस वाले में कुछ नहीं गया, उधर 2 गया इधर 1 गया। क्या सारा डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? 2 एम्पियर 0, 1 एम्पियर 3 एम्पियर। सारी नंबरिंग करना बड़ी बात नहीं है, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या ऐसे में बहुत सारे सवाल बना सकता हूं? हाँ सर बना सकते हो, उसमें क्या है, हाथ का मैल है, बनाते जाओ करते जाओ। ओ हो बुलाया कि नहीं आया? या प्राण प्रकेरु उड़ गए कि बच गए? ओ हो, एक और कर दो फटाफट, फटाफट प्रैक्टिस है प्योर, फटाफट कर दो एक और, शर्माना नहीं है। जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। फटाफट करो, अरे फटाफट कर दो, अरे सोच लो। ओ हो सर ने सिखाया था 0 मानो, 0 मानो। कहाँ मानो 0? यही मान लेता हूँ, चलो यही मान लेता हूँ। ये 0 तो ये भी 0, तो ये -10। कोई बच्चा बोले सर मैं तो ऊपर 0 मानूंगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट के, डोंट वरी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ये 0 तो ये 4 वोल्ट, ये 0 तो ये 6 वोल्ट। ओके अब देखो I1 की वैल्यू क्या हुई? 6 माइनस 10, 6 माइनस ऑफ माइनस 10 यानी कि 16, 16 बटे 2 मतलब 8 एम्पियर। 4 माइनस माइनस 10 यानी कि 14, 14 बटे 2 मतलब 7 एम्पियर। अच्छा ये -10 और ये कितना? अरे रुक जा भाई, ये -10 तो ये कितना बोलो? -10 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अरे हाँ सर समझ में आया ना? ये ऐसे -10 माइनस एक्स, हायर माइनस लोअर इक्वल टू 2। ऐसे कभी कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लेना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स इधर ले गए तो आया -12। ओ हो -12। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर 0 - 12 बाई 6 एम्पियर। ओ हो तो इधर से गया 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, इधर से आया 7 एम्पियर, इधर से आया 8 एम्पियर। सही चल रहा है क्या? हाँ 8 7 15, 15 और 6 21 एम्पियर इधर निकल के आया I4 में। करंट की संख्या अपन उधर ही ला सकते हैं, 21 में से यहाँ गया 6, इधर बचा 15 एम्पियर, 15 में से फिर इधर गया कितना 7, इधर बच गया 7, इधर आ गया 8 एम्पियर। अपन हर सेक्शन में करंट को बता सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो प्राण प्रखेरु, अरे उड़ गए कि बच गए? सर बच गए, बात तो समझ आ रही है अच्छी भी। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा? 0 मानो चालू हो जाओ, 0 मानो चालू हो जाओ, मजा आएगा। लो भाई ओ हो 8 7 6 21, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह सर, चलो ये वाला करके बताओ, चलो ये वाला करके बताओ फटाफट। प्रैक्टिस करा रहे मास्टर, फटाफट करके बता दो, गलत मत करना, प्योर प्रैक्टिस चल रही है। फटाफट फटाफट, अरे हाँ 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 हाँ, ताकि सर्किट से अपना डर खत्म हो जाए, ताकि सर्किट से अपना डर खत्म हो जाए। ओके ठीक है सर, ये 0, ये भी 0, ये 10,
हो, ये भी 10, हो, ये 2 वोल्ट, हो, ये -2 वोल्ट, हो, ये 10 में से 4 गया 6 वोल्ट, हो, 6 में से 6 माइनस 2 यानी कि 8, 8/2 4 एम्पियर। फटाफट कर रहा हूँ, 10 - 2 8, 8/2 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम 2 ओम ही ली, कुछ और भी ले सकते हो, क्यों अपन थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन करें इसलिए सिंपल कर रखा है। ठीक है, 10 - 0 यानी कि 5 एम्पियर। ओहो, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया कितना 4, तो ये 4 दोनों मिलके यहाँ गए 8, ये 8 और ये 5 मिलके इधर गए 13। हालांकि वो पूछा नहीं है, पर सब में अगर करंट पूछ लिया जाए, सभी शाखाओं में धारा प्रवाह बताइए, सभी शाखाओं में धारा प्रवाह बताइए, मतलब सभी ब्रांचेस में करंट बताइए, तो हम कर सकते हैं। हम पहले पोटेंशियल लिखना चालू करेंगे। अगर हम हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लिख पाए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर IR करके हम I निकाल लेंगे, फिर I आना जाना कर कर हर जंक्शन पर I जितना आया उतना जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं है। ओ हो, तो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। 5 4 4, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। लो भाई एक और आ गया, चालू हो जाओ, फटाफट कर दो। अरे फटाफट कर दो, अरे भाई फटाफट कर दो। अरे हाँ सर, करो करो फटाफट, अरे फटाफट कर दो, अरे शर्माओ मत, फटाफट कर दो। अरे हाँ फटाफट कर दो, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 8 वोल्ट, ओ हो, ये 2 वोल्ट, ओ हो, ये 0, फंस गया। अरे हाँ सर, मैं तो फंस गया, सब जगह पोटेंशियल लिख ही नहीं पा रहे हैं सर, तो सवाल कैसे होगा सर? अरे हाँ सर, फंस गए सर, हम तो लिख ही नहीं पा रहे सर अब तो हम। हाँ सर, लग तो सर्किट पहले जैसा ही रहा है सर, पर सर फंस गए। ये सर्किट दिख पहले जैसा रहा है, पर ये पहले जैसा है नहीं। इससे पिछले वाले सभी सर्किटों को ध्यान से देखो। एक सेक्शन ऐसा था जिसमें सिर्फ बैटरी थी, देखो, एक सेक्शन ऐसा था जिसमें सिर्फ बैटरी थी, देखो। अरे हाँ सर, देखो, अरे हाँ, इसलिए देखो 5-7 सवाल कराए ना, कराए कि नहीं कराए? अरे हाँ, इनमें एक बात कॉमन थी कि एक सेक्शन ऐसा था जिसमें सिर्फ बैटरी थी, रजिस्टर नहीं थी, इसलिए आप सब जगह पोटेंशियल लिख पाए। बेसिकली देखो तो जो अभी तक आपने सवाल करे वो इस वैरायटी के सवाल थे जिसमें आप फंसे ही नहीं, वो बिना फंसने वाले थे। 0 मानो, चालू हो जाओ, बिना फंसे सवाल हो जाएगा। वो पहले 5-6 सवाल उस वैरायटी के थे। ये भी दिखता वैसा है पर ये वैसा है नहीं। सर मैं फंस गया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक लॉ की यूज लेंगे जो आप बहुत देर से यूज ले भी रहे हो, और उसे कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले तो क्या फंस गए? ये जो अभी तक अपन करते हुए आए थे 0 मान के चालू हो जाओ, उससे तो नहीं होगा, फंस तो गए अपन। कम से कम मैं सवाल तभी कर पाऊंगा जब मुझे यहां का पोटेंशियल पता पड़ जाए। सोचो अगर मुझे यहां का पोटेंशियल पता पड़ जाए, क्या मेरा सवाल बन जाए? अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, पर मैं फंस तो गया सर। अगर मैं फंस गया हूं, अब क्या करूं सर? फंस गया, अब ठीक है, आगे चलो। अगर फंस गए हो तो आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं फंस गया, इसके लिए हमें यूज लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज लेना पड़ेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। ओहो,
तू तेरे को अभी लॉ बताऊंगा, तेरे को लगेगा तो हम पहले से जानते हैं, तुम इतनी देर से वो ही कर रहे थे, बट फिर भी उसको लॉ के रूप में समझ लो, ज़्यादा टाइम पास नहीं है, ध्यान से समझो। दो लॉ होते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। केवीएल में बाद में बताऊंगा, हालांकि वो भी नॉर्मल सी बात है। किरचॉफ्स करंट लॉ तुम बहुत देर से समझ रहे हो, उसे समझो। कुछ नहीं, एक सिंपल सी बात मान लो, ऐसे करंट आया, क्या ये करंट दो हिस्सों में टूटा? हाँ बिल्कुल सही बात। तो तुम मुझे बताओ, ये जो आई होता है यहां पर तुम क्या लिखते हो, क्या इस जगह लिखते हो आई इक्वल टू I1 प्लस I2? सही बताऊं तो ये करते हो कि नहीं करते? ये ही किरचॉफ्स करंट लॉ है, इसे जंक्शन कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ जो आप करते आ रहे हो ना, आई इक्वल टू, ये करते हो नहीं करते? आई आया, बेसिकली 5 एम्पियर आया, 2 उधर गया तो 3 इधर जाएगा एरो से, यस और नो? अरे हाँ सर, ये तो हमने बिल्कुल शुरुआत में जब करंट को टेंसर और स्केलर पे चर्चा करी थी तब भी करा था। हाँ सर, उसे ही किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेट होना संभव नहीं है, तो जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा, मतलब नेट चार्ज ऑन द जंक्शन शुड बी जीरो, आना जाना मिलाकर जीरो होना चाहिए। इसे बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन ऑन जंक्शन। क्या कहते हैं? चार्ज कंजर्वेशन। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। उतारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात कि यहां से कार आई, 2 कार आई, एक इधर गई एक उधर गई, ये देखो कुछ इधर गई, इन्हें चार्जेस की तरह मान लो, तो टोटल चार्ज कितनी थी हम बता सकते हैं। अरे हाँ सर, कुछ इधर गई कुछ उधर गई। बहुत ही एनिमेशन से समझाने का वो प्रयास करा, पर आप वैसे ही समझ रहे हो, उसमें से कोई खास बात नहीं है। ये आया चार्ज, देखो देखो थोड़ा सा एनिमेशन से और देखो, एक एक इधर से आया तो उधर 2, एक एक उधर से आया तो 2। ये चार्जेस के रूप में देखो, एनिमेशन थोड़ी फील कराने का प्रयास कर रहा है, पर वैसे भी तुम्हें वो समझ आ रहा है। ये सब टाइम पास बनाने की जरूरत नहीं है। इधर से आया 10 चार्ज, उधर से आया 10 चार्ज, उधर जाएगा 20 चार्ज, हम पहले से जानते हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। इसी को किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि अगर इधर से आया I1 इधर से आया I2 तो इधर कितना जाएगा I3। आप ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा समझो, जाने को मानो पॉजिटिव और आने को मानो नेगेटिव, या जैसा आपको ठीक लगे वैसा, जाने को मानो पॉजिटिव और आने को मानो नेगेटिव, देन टोटल समेशन ऑफ करंट, देन टोटल समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे बना लो तुम तो, I1 I2 I3 I4 I5। अब देख मैंने एरो नहीं बनाए, कंफ्यूज मत होना। तो अगर जाते हुए मानोगे जंक्शन से दूर बाहर निकलते हुए तो उसे पॉजिटिव मान लो और आने को नेगेटिव मान लो, तो एरो अपने आप डिसाइड कर लेगा कि प्लस है कि माइनस है, पर कुल मिला के 0 होना चाहिए। ये कहानी, इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। ध्यान से देखो तो क्या ये बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि बताइए किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। सिंपल है, टोटल करंट 0 होना चाहिए, जाने को मानो पॉजिटिव। एक स्टैंडर्ड नोटेशन बता रहा हूं, कोई बोले सर मैं तो आने को मानूंगा, मान ले भाई, अपन जो सवाल करेंगे उनमें जाने को पॉजिटिव मान लेंगे। तो अगर जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जाने को मान लो पॉजिटिव और आने को मान लो नेगेटिव। अपने आप सब सही आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर समझ आ रही है सर। क्यों नहीं आएगी सर समझ में, हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपको ऐसा लगता है सर हम पढ़ते नहीं है, इसे जंक्शन रूल बोल लो, नोडल एनालिसिस प्रिंसिपल बोल लो, अरे ठीक है वो टाइम पास है, आप पहले से जानते थे, ये सिर्फ ऐसे ही बताया। पर इसी बात का इसको ऐसा नहीं है कि पहले बता रखा है तो ये काम का नहीं, काम का बहुत है। काम कैसे लेते हैं वो आप सीखेंगे सवालों के माध्यम से। किसके माध्यम से? सवालों के माध्यम से सीखेंगे कि ये काम का कैसे है, कि ये काम का कैसे है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। आ जाओ।
हो I1 प्लस I2, हाँ ठीक है, सम ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, समझ गए हम ये बात, ये हमने पहले लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल पे वापस आते हैं। इसमें क्या करो, ध्यान से समझना करते क्या है। ये जीरो मानना, ये जीरो मानना, ये जीरो मानना, ये 2 वोल्ट, ये -8 वोल्ट। अब जहां पर फंस गए, इस जगह पे फंस गए, इसका पोटेंशियल मान लो x। अच्छा, अज्यूम x बहुत बड़ा, इससे क्या मतलब, x बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसा मान लो, वो बात गलत है, ऐसा मान लो काफी बड़ा है। तो हमने मान लिया कि जंक्शन से सब तरफ करंट बाहर ही निकल रहा है, ताकि हम करंट को पॉजिटिव मान लें। तो बोलेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप कुछ नेगेटिव आ जाएगा, जो करंट नेगेटिव आए इसका मतलब अपन ने जो डायरेक्शन मानी वो सही नहीं। मैंने तो मान लिया जंक्शन से करंट सब तरफ निकल ही रहा है, इसका मतलब मैंने x को बहुत बड़ा मान लिया। अरे हाँ सर, अगर मैंने ऐसा मान लिया तो सोचो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो होना चाहिए। अरे हाँ सर, अब देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। I1 को देखो, क्या I1 हुआ x को बहुत बड़ा माना, x माइनस ऑफ -8/2। अरे हाँ सर, देखो I2 को क्या लिखा, x -2/2। अरे हाँ सर, अरे यही तो KCL है, इसीलिए बोल रहा था KCL लगाना सीखो। अरे हाँ सर, x माइनस और -8/2 प्लस x -2/2। अब देखो इधर I3 में बैटरी आ गई, बैटरी पे करंट नहीं लिख सकते हो, तो यहां x है, तो यहां कितना, x -4, तो यहां लिख सकते हो I3। अरे हाँ सर, बैटरी पे I3 नहीं लिख सकते हो, रजिस्टर पे ही लिख पाओगे, तो रजिस्टर तक पोटेंशियल लिख लो x की टर्म्स में, x -4, तो x -4 -0/2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 8 -2 -4। ओ हो, देखो x प्लस x 3x, x -2 यानी कि 8 -6, यानी कि 8 -6 2, यानी कि 3x बराबर -2। अरे हाँ सर, तो x की वैल्यू आई -2/3 वोल्ट। अगर ये आई तो I1 की वैल्यू क्या आई, देखो। ओ हो, अच्छा सॉरी, सॉल्व करते हैं अभी, देखो ध्यान से। I1 की वैल्यू क्या है भाई, I1 की वैल्यू -2/3 प्लस 8/2। अरे हाँ सर, देखो ये देखो, तो 8 3 24, 24 -2, 24 -2 इज 22, हाँ 24 -2 इज 22, -22/6, नहीं 22/6 यानी कि 11/3 एम्पियर। क्या ये पॉजिटिव आई, मतलब जो डायरेक्शन अपन ने मानी वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। I2 को देखो, I2 की वैल्यू क्या, x यानी कि -2/3 -2/2। ओ हो, तो 3 2 6, 6 -8 -8, 3 2 6 -8/6 यानी कि -4/3। माइनस का क्या मतलब, माइनस का मतलब जो डायरेक्शन अपन ने मानी है वो उल्टी है, तो आंसर आया 4/3। मतलब I2 को हमने जाते हुए माना था, पर वो आते हुए आया। अरे हाँ सर, ऐसे ही देखो I3 कितना सर, x -4/2 यानी कि -2/3 -4/2, सही कर रहा हूं ना। अरे हाँ, तो 3 4 12, 12 -2 14, -14/2 -14/6 यानी कि -7/3 एम्पियर। माइनस का मतलब फिर से उल्टा। अरे हाँ, रियल आंसर इधर है 7/3। तो 7/3 4/3 इधर आगे 11/3, दोनों मिलकर परफेक्ट बात समझ में आई, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सोचो, ये सवाल पिछले वाले सवाल से छोटा लग रहा था, पर कार्य प्रणाली में ये बड़ा है। इसमें भैया हर सेक्शन में बैटरी और रेजिस्टेंस है, तो इसमें फंस जाओगे, इसमें फंस जाओगे। अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सर कितना टाइम बचा है, अच्छा हाँ भाई, देखो भाई, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। ओके, 5-7 मिनट है, एक आध सवाल और कराता हूं, देखो ध्यान से, आ जाओ, बोलो क्लियर, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो भाई आ जाओ फिर से,
देखो ध्यान से, जीरो मान लो, यहां मैं बता रहा हूं जीरो कहां मानो, तुम्हें खुद समझ में आएगा जीरो यहां मानना है और एक्स यहां मानना है। सवाल करो, ट्राई करो। 4 करंट लिखने पड़ेंगे, एक्स को सबसे बड़ा मान लो, I1 I2 I3 I4। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हारे में है। मेरे लिए तो एक्स निकाल दो, बस एक्स निकाल दो, बात बन जाएगी। एक्स निकाल लो तो करंट अपने आप आ जाएगा। अपन सवालों को छोटा करते हैं थोड़ा। एक्स निकालो, अरे एक्स निकालो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, एक्स निकालो। अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो। ओहो, अरे उड़े जब जब जुल्फे तेरी। ओए सवाल में भटको मत। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये -6, ये जीरो, ये 4 वोल्ट, ये जीरो, ये 10 वोल्ट, ये जीरो, ये x +2। अरे हाँ सर, यहाँ पे करंट I1 मान लो, यहाँ पे I2 मान लो, यहाँ पे I3 मान लो, यहाँ पे I4 मान लो। I1 + I2 + I3 + I4 स्टैंडर्ड तरीका है, x को सबसे बड़ा मानो, सारे करंट को बाहर निकलते हुए मान लो, और अपने आप नेगेटिव आ जाएगा जो आना होगा। देखो, I1 की वैल्यू x - 4/2, I2 की वैल्यू x + 6/2, I3 की वैल्यू x - 10/2, I4 की वैल्यू इधर से नहीं यहाँ से लिखी जाएगी, तो x + 2 - 0/0, सॉरी 2। अरे हाँ सर, = 0, तो x 4x, नीचे का 2 सब जगह गायब हो गया। डेटा में थोड़ा आसान ही ले रहा हूँ। -4 + 6 + 2 + 2 -10 -8 -8 + 2 -6 = 6 x की वैल्यू 1.5 वोल्ट। x की वैल्यू आई 1.5 वोल्ट। सोचो अगर x आ गया तो I1 I2 I3 सब आ जाएंगे। पहले बताओ x आया कि नहीं आया? अरे x आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, देखा तो अपना x आया क्या? हो x नहीं निकाला अपन ने, I1 निकाल के देख लिया। x अपना 1.5 आया ना, तो अपना I1 क्या आना चाहिए? पीछे से करता हूँ एक मिनट। हालांकि बार बार I1 निकालने का मतलब नहीं है। I1 की वैल्यू आई 1.5 - 4/2, यानी कि ये हो गया 1.5 - 4/2 हो गया ना। हाँ सही है बिल्कुल। तो ये हो गया 1.5 - 4, तो -2.5/2, यानी कि -5/4। एक I1 चेक कर लो, देखो सही आ रहा है क्या? अरे हाँ सर, इन्होंने I1 उधर माना है, अपन ने इधर मान लिया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो क्लियर? इन्होंने गड़बड़ करी क्या? नहीं, x 1.5 सही तो आ रहा है। हाँ, x माइनस, इन्होंने I1 अलग माना, अपन ने अलग I1 माना है क्या? नहीं, अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं यार, सही तो लग रहा है। x - 4/2, x + 6/2, x - 10/2, बिल्कुल सही। ये x तो x + 2, तो x + 2 - 0/2, ये सही है। -4 + 6 + 2 + 2 -8 + 2 -10 -8 -8 + 2 6, तो सही तो है। 1 2 3 4, 4x = 6, x की वैल्यू 1.5, तो x की वैल्यू x - 4, यानी कि 1.5 - 4/2, तो 2.5/2, तो 5/4 ही तो आएगा। I2 की वैल्यू कितनी आ रही देखो एक मिनट, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ। x यानी कि 1.5 + 6/2, यानी कि 7.5/2, यानी कि ध्यान से देखो तो 15/4, 17। ये रफ इन्होंने उल्टा, इधर ये I3 लिया है। अच्छा, अपन ने इधर लिया है ना, ये उल्टा आ रहा है, इनके आंसर उल्टे लिख दिए, इधर के उधर, उधर के उधर। कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई अपने को। बोलो क्लियर है क्या? I1 I2, मेन बात है x निकालना। मेन बात क्या है? x निकालना। क्या अपन ये कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ये वाला सवाल होमवर्क फटाफट उतार लो। ये वाला सवाल होमवर्क यहीं से स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस अभी चालू है, प्रैक्टिस अभी चालू है, थोड़ा सा ट्रिकी है, घर पे करना, फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो, घर से करके आना। कहानी यहीं से आगे बढ़ाई जाएगी। ये अगला लेक्चर पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। चलो भाई, उतार लो फटाफट,
कसम उड़ान चल रही, उतार लो, लड़ते रहो पर पढ़ते रहो, मास्टर की बात सुनते रहो। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। ये वाला सवाल करके आना है, मास्टर यहीं से शुरुआत करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।